नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 6th सेमेस्टर के लिए। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में यूनिट नंबर 2 शुरू किया है, बजट, बिजनेस बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो उसके तहत हमने बिजनेस बजट क्या होता है, इसका जो बेसिक नॉलेज है वो जाना है। अब आज के इस लेक्चर में, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि बजट में हमें सिर्फ 2 टाइप्स के बजट देखने हैं। मैंने आपको अलग अलग टाइप के बजट बताए थे कि हर एक वर्क के अनुसार टाइम के बेसिस पे बजट क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे बजट क्या रहता है, फंक्शंस के बेसिस पे कौन कौन से बजट बनाए जाते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया था। उसमें से जो 2 बजट है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे 6th सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो वो 2 बजट कौन से है? तो फर्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल बजट एंड सेकंड है कैश बजट। ओके, तो इन दोनों बजट का इंफॉर्मेशन या दोनों बजट की जानकारी हमें इस यूनिट में लेनी है। तो सबसे पहले हम हमारा बजट फर्स्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। ओके, तो फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, ये मैंने आपको कल थोड़ा बताया था इसके बारे में कि फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे जो बजट बनाया जाता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स किसकी फ्लेक्सिबिलिटी? तो प्रोडक्शन में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके बेस पे अगर हम बजट बनाते हैं तो उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। अब आप कहेंगे कि प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी किस बात की और प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करनी? तो कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक बिजनेस है, ओके, और वो बिजनेस की जो कैपेसिटी है, मतलब वो बिजनेस अगर 100% कैपेसिटी से कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करता है, कोई भी प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्शन करता है, तो वो अपनी 100% कैपेसिटी से सपोज मान लेते हैं कि 10,000 गुड्स या 10,000 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है। ओके, तो ये जो उसकी उच्चतम, जिसे हम बोलेंगे हाईएस्ट कैपेसिटी जो है उसकी, वो कितनी है? 10,000। ओके, प्रोडक्शन कितना बना सकती है वो कंपनी? ज्यादा से ज्यादा 10,000। ओके, तो ये 100% कैपेसिटी के लिए हो गई। मतलब मैं जितने भी रॉ मटेरियल्स है, जितने भी रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस का पूरा यूज करके, जो मैन पावर है, रिसोर्सेस है, उनका पूरा यूटिलाइजेशन करके अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो पूरी 100% कैपेसिटी लेवल पे अगर कोई भी प्रोडक्शन होता है तो वो 10,000 गुड्स का होता है। अब मान लेते हैं कि 10,000 गुड्स की हमें जरूरत नहीं है, मार्केट में डिमांड कम हो गई है। अगर डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, बराबर है। तो इसके लिए अगर डिमांड कम होती है तो हमें प्रोडक्शन भी क्या करना है? कम करना है। तो फिर हम क्या करेंगे? ये 10,000 यूनिट्स न बनाते हुए अगर मान लेते हैं कि 8,000 गुड्स के लिए, 8,000 प्रोडक्ट के लिए अगर डिमांड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8,000 ही गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। हम 10,000 गुड्स बना के नहीं रख सकते, क्योंकि 2,000 जो है वो वेस्ट जाएगा ना, उसके लिए डिमांड ही नहीं है कोई, बराबर है। तो इस बात के लिए हम 8,000, इस डिमांड के लिए अगर डिमांड 8,000 ही है तो हम गुड्स का प्रोडक्शन भी 8,000 का ही करेंगे। तो अगर कंपनी 100% के लिए कंपनी 10,000 गुड्स बनाती है, तो कंपनी 8,000 गुड्स के लिए कितना अपना कैपेसिटी कितना यूज करेगी? तो कितना यूज करेगी? 100% के लिए 10,000 है तो 8,000 के लिए कितना करेगी? 80%। ओके, अब मान लेते हैं कि और डिमांड कम हो गई, बाजार में एक आध कोई नया प्रोडक्ट आया और उसकी प्राइस कम है, अच्छी क्वालिटी का है, तो लोग वो परचेस कर रहे हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो, उसकी जो डिमांड है वो कम होते जा रही। तो और कम होते होते समझ लेते हैं कि 50% तक हो गई। ओके, मतलब पहले 10,000 की डिमांड थी, अब वो जो डिमांड है वो 5,000 तक हो गई है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? और प्रोडक्शन कम हो जाएगा हमारा, बराबर है। तो प्रोडक्शन अगर 5,000 गुड्स का अगर करते हैं तो यहाँ पे कितनी परसेंट कैपेसिटी पे गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा? 50% कैपेसिटी पे। ओके, तो अगर कंपनी
100% कैपेसिटी पे कोई भी प्रोडक्शन करती है तो वो 10,000 गुड्स का प्रोडक्शन करती है। अगर 80% पे करेगी तो 8,000, 50% पे करेगी तो 5,000, 70% पे करेगी तो 7,000। ओके, तो इस तरह से कंपनी अपने कैपेसिटी के बेस पे अपना प्रोडक्शन करती है। अब हमें ये देखना है फ्लेक्सिबल बजट में हमें करना क्या है। तो ये जो अलग अलग कैपेसिटी पे कंपनी अपना बजट बनाएगी तो हमें क्या करना है कि जो 100% कैपेसिटी के लिए कितने एक्सपेंसेस कर रही कंपनी, बराबर है। अब देन 80% कैपेसिटी के लिए कितने एक्सपेंसेस लगेंगे, क्योंकि देखो 100% के लिए जो एक्सपेंसेस है उसमें से कुछ एक्सपेंसेस अगर हम प्रोडक्शन कम करते हैं तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमारे जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, वो भी कम हो जाते हैं, बराबर है। लेकिन और अगर हम प्रोडक्शन और फिर से कम करेंगे तो और फिर से हमारे जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, वो कम कम होते जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमें जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस है, जो एक्सपेंडिचर है, उनमें क्या फर्क हो रहा है या उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये शो हमें करना है कि 100% कैपेसिटी के लिए कितने एक्सपेंडिचर आएंगे, 80% कैपेसिटी के लिए कितने एक्सपेंडिचर आएंगे और 50% कैपेसिटी के लिए कितने एक्सपेंसेस आएंगे। इसी के साथ साथ आपको कोई भी एक लेवल के आपको परसेंटेज या कोई भी एक लेवल के आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 50% कैपेसिटी के लिए कंपनी 5,000 गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कंपनी 50% कैपेसिटी पे 5,000 गुड्स का प्रोडक्शन करती है या इतना सेल्स होता है, इतना बताया जाएगा। देन उसके लिए जो एक्सपेंसेस है वो सारे एक्सपेंसेस बताए जाएंगे कि 50% कैपेसिटी के लिए हमारे इतने इतने एक्सपेंसेस इतना इतना होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है कि 100% कैपेसिटी के लिए, 80% कैपेसिटी के लिए, 70% कैपेसिटी के लिए, 60% कैपेसिटी के लिए हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो 50% कैपेसिटी के लिए हमें जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उसके आधार से या उसके बेस पे हम 100% के लिए, 80% के लिए, 70% के लिए, 60% के लिए, जो भी क्वेश्चन में हमें बताया है, पूछा गया है, उसके लिए हम फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। ओके, बात समझ में आ रही? क्या करना है, कैपेसिटी के बेस पे फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। कोई भी एक कैपेसिटी के एक्सपेंडिचर आपको दिए जाएंगे और उसके बेस पे आगे जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, जिस कैपेसिटी पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है उस कैपेसिटी लेवल के लिए हमें वो सारे एक्सपेंसेस कितने होंगे वो कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखते हैं कि जैसे कि हमें एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। ओके, मैंने क्या कहा कि अलग अलग कैपेसिटी के लिए अलग अलग एक्सपेंसेस हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर हम लेते हैं, जो भी कॉस्ट हम लेते हैं, तो वो कॉस्ट कैसे ली जाती है। तो आपने जैसे कॉस्ट शीट, टेंडर शीट पढ़ी है या फिर आपने ब्रेक इवन पॉइंट, इवन ब्रेक इवन पॉइंट भी आपने जो फर्स्ट यूनिट पढ़ा है तो उसमें हमने दो तरह की कॉस्ट देखी है, बराबर है। तो उसमें एक कॉस्ट आई थी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट आई थी फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो मैं ऐसे समझती हूँ कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है वो भी पता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वो भी पता है। तो वो दोनों का यूज या फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का नॉलेज हमें इस यूनिट में भी पड़ेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाएगा। ओके, तो इस यूनिट के लिए मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हम अलग अलग कैपेसिटी के लिए ले रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन सी कॉस्ट लेनी है। तो अगर हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेन उसके 3 टाइप्स में वो क्लासिफाइड होती है। तो कॉस्ट क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। तो फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड वन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब फिक्स्ड कॉस्ट नाम सुना है आपने, वेरिएबल कॉस्ट ये भी नाम सुना है, लेकिन जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ये आप शायद ही पहली बार सुन रहे होंगे।
अब ये होता क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो हम आगे देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले शुरू करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, फिक्स्ड मीन्स उसके नाम में ही लिखा है फिक्स्ड, नो चेंज, कांस्टेंट। ओके, तो इसके लिए क्या है, प्रोडक्शन कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो, चाहे तो प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी के लिए 10,000 यूनिट्स का करो या 50% कैपेसिटी के लिए 5,000 का करो, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो जो ऐसी कॉस्ट की जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी पे चेंज नहीं होती, फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, सो फिक्स्ड कॉस्ट या प्रोडक्शन इट डजेंट मैटर, प्रोडक्शन उस पर कोई भी मैटर नहीं करता, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। ओके, तो इस तरह से ये जो कांस्टेंट और फिक्स्ड रहेगी फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, और जो फिक्स्ड और कांस्टेंट है वो फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। क्लियर? अब फिक्स्ड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट, कौन कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे, तो उसमें आता है फर्स्ट मैनेजर सैलरी। अब मैनेजर है, अगर मैनेजर को हम 20,000 30,000 फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 20,000 रुपीज पर मंथ हम सैलरी देते हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन अगर हमारा 10,000 है तो 20,000 लेंगे, प्रोडक्शन हमारा कम हुआ 50% कैपेसिटी पे आया 5,000 पे आया तो हम उसकी सैलरी कम कर देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो मैनेजर सैलरी जो है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, चाहे प्रोडक्शन कम करो या चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करो। देन नेक्स्ट वन है डेप्रिसिएशन। जो हमारे बिजनेस में जो भी असेट्स रहेगी उन पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डेप्रिसिएशन भी फिक्स्ड रहता है। ओके, अब वो जो डेप्रिसिएशन है वो डिपेंड करता है कि हम डेप्रिसिएशन मेथड कौन सी यूज करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो फिक्स रहता है। ओके, उसमें भी प्रोडक्शन के हिसाब से चेंजेस नहीं होते। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज करना है, प्रोडक्शन कम हुआ तो डेप्रिसिएशन कम चार्ज करना है, ऐसा वहां पे नहीं होता। देन रेंट, जो भी बिजनेस की कंपनी की जो भी हमारी बिल्डिंग है अगर हम वो रेंट पे ली है तो वो रेंट जो रहेगा वो भी फिक्स रहेगा कि प्रोडक्शन तुम्हारा 10,000 हुआ तो तुम 30,000 रुपीज रेंट दो, प्रोडक्शन कम हुआ तो कम रेंट दो, ऐसा होगा क्या? प्रोडक्शन अगर हमने कम किया 50% कैपेसिटी के लिए 5,000 ही प्रोडक्शन किया तो वो जो टेनेंट जो हमारा जो जिसके पास से हमने रेंट लिया है वो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं इस बार इस महीने में आपने प्रोडक्शन कम किया तो हमको थोड़ा रेंट कम दो, ऐसा कहेगा क्या? नहीं। तो रेंट भी प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता। देन है टैक्सेस। टैक्स भी पर्टिकुलर कोई भी अगर कोई टैक्स है तो वो भी प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता। देन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पॉलिसी भी है अपने कंपनी के लिए, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है या अदर कोई। ओके, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी की जो इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट रहेगी वो भी प्रोडक्शन के हिसाब से कम ज्यादा नहीं होती, वो फिक्स्ड रहती है। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे है कि जो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन पे मैटर नहीं करते, प्रोडक्शन चाहे ज्यादा हो प्रोडक्शन चाहे कम हो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स्ड ही रहेंगे। ओके, तो जब हम फ्लेक्सिबल बजट हमारा बनाते हैं तो उसमें हम फर्स्ट जो सेल्स अगर दिया हुआ है तो सेल्स लेंगे, देन हम लेते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ओके, देन फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बाद बारी है फिक्स्ड कॉस्ट के बाद है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट भी आपको पता है, जैसे हमने ब्रेक इवन पॉइंट में लिया था कि अगर 10,000 यूनिट्स का अगर कंपनी प्रोडक्शन करती है या सेल्स करती है तो कंपनी को जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, या ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करते थे अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे। 10% इंक्रीज किया तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा, 10% अगर डिक्रीज किया सेल्स तो बीईपी कितना आएगा, मतलब अलग अलग लेवल पे हमने वो कैलकुलेट किया था। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो प्रोडक्शन अगर हम ज्यादा करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी,
ओके। और प्रोडक्शन अगर हम कम करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम लगती है। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं मटेरियल, मैन पावर है, मटेरियल है। प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए मटेरियल, जो रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे वो ज्यादा परचेस करना पड़ेगा, मतलब वो जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है वो बढ़ेगा। ओके। देन अगर प्रोडक्शन हम कम करते हैं, ओके, तो रॉ मटेरियल जो है वो कम परचेस करना पड़ेगा, और अगर रॉ मटेरियल कम परचेस किया तो हमारा उतनी ही कॉस्ट जो है वो कॉस्ट रिड्यूस होगी, कम होगी। ओके। तो ये डिपेंड करता है हम प्रोडक्शन कितना करते हैं। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये प्रोडक्शन एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ओके। और प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगी, डिक्रीज होगी। ओके, समझ में आ रहा? फिक्स्ड कॉस्ट में कांस्टेंट था, प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे फिक्स रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट में प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन अगर घटा तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगी। ओके। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे जनरली, तो उसमें फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल। अभी मैंने आपको कहा कि रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन बढ़ा तो रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम हुआ तो रॉ मटेरियल कम परचेस करना पड़ेगा। देन है डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्ट मटेरियल की जैसा ही है। अगर प्रोडक्शन हमारा ज्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो लेबर है वो ज्यादा के लेबर हायर करेंगे। ओके, उनको जो हमें जो भी वेजेस वगैरह देने हैं वो ज्यादा के लगेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोडक्शन अगर कम होता है तो लेबर हम कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। फैक्ट्री सप्लायर्स, जो सप्लायर्स रहेंगे उनको भी हमें जो पे करना है, उसमें भी क्या होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन है तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, कम है तो कम होगा। सेल्समैन कमीशन, जो एक सेल्समैन है जो हमारी चीजों को सेल्स करके दे रहा, तो उसको जो हम कमीशन देंगे, हम कमीशन किस पे देते हैं, सेल्स पे। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो सेल्स ज्यादा होगा, कमीशन ज्यादा जाएगा। प्रोडक्शन ही कम हुआ तो सेल्स भी कम होगा और सेल्समैन का कमीशन भी कम जाएगा। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन ज्यादा तो सेल्समैन कमीशन का एक्सपेंसेस ज्यादा, अगर प्रोडक्शन कम तो सेल्समैन कमीशन वो एक्सपेंसेस भी कम। ओके, तो इस तरह से ये जो सारा एक्सपेंसेस है वो डिपेंड करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी पे। और प्रोडक्शन के हिसाब से अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा? तो हमने अभी दो कॉस्ट देखी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब चलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी, लिटिल बिट, वेरिएबल कॉस्ट, ये नाम यहाँ पे भी जुड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब सेमी वेरिएबल हम किसको बोलेंगे, तो सेमी वेरिएबल में क्या होता है, जो आधा पार्ट है वो वेरिएबल रहता है और जो आधा पार्ट है वो फिक्स्ड रहता है। ओके, जो भी कॉस्ट रहेगी वो आधी फिक्स्ड और आधी वेरिएबल, तो उसे कहते हैं हम पार्शियली फिक्स्ड और पार्शियली वेरिएबल। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट पार्शियली फिक्स्ड रहती है और पार्शियली वेरिएबल रहती है। तो जो भी कॉस्ट जो पार्शियली फिक्स्ड पार्शियली वेरिएबल रहेगी उस कॉस्ट को हम कहेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे एक्सपेंसेस की जो कुछ समय तक, कुछ हद तक फिक्स रहेंगे, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ेंगे। ओके, तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है, किस कॉस्ट को, कौन से एक्सपेंसेस को हम सेमी वेरिएबल कहेंगे, तो मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल सेमी वेरिएबल में आएगा। अब मेंटेनेंस जो भी करना है, अगर मान लेते हैं कि 50% टू 60% कैपेसिटी के लिए हमें जो एक्सपेंसेस आ रहा है वो 70% तक उतना ही आता है। ओके, अगर हम मान लेते हैं कि जो मटेरियल मेंटेनेंस ऑफ सप्लायर है या सेल्समैन सैलरी अगर हम लेते हैं या इनडायरेक्ट लेबर लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर हम 50% या 60% कैपेसिटी के लिए अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 रुपीज सेल्समैन की सैलरी जाएगी। ओके,
अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं 70% तक करते हैं तो भी हमारी जो सैलरी है वो 10,000 तक ही रहेगी। सेल्समैन सैलरी जो है वो 10,000 तक ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हम 75 या 80 के ऊपर जाते हैं तो सेल्समैन सैलरी जो है वो 5% इंक्रीज होती है। ओके, तो 5% अगर इंक्रीज होती है या 10% इंक्रीज होती है तो क्या होगा, अगर 5% इंक्रीज होती है 80% लेवल के लिए तो यहाँ पे 10% हो गए। ओके, तो 10% के लिए 11,000 और यहाँ पे 10,500। 5% के लिए कितना होगा, 10,500। अब इसमें क्या हुआ है कि 50% के लिए ही भी जो फिक्स्ड सेल्समैन सैलरी है वो 10,000 ही थी, 60% के लिए भी 10,000 ही थी, 70% कैपेसिटी पे हमने प्रोडक्शन किया तो भी सेल्समैन सैलरी 10,000 ही थी। लेकिन जैसे ही कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा 80% लेवल पे गया, वैसे ही सेमी जो सेल्समैन सैलरी है उसमें 5% इंक्रीज हुआ या 10% इंक्रीज हुआ। अगर 5% इंक्रीज हुआ तो 5% इंक्रीज करके 10,500, 10% इंक्रीज होता है तो 11,000। तो इस तरह से और आगे जाते हैं 90% के लिए अगर लेते हैं तो 90% के लिए भी सेम है 10,500, 11,000। ओके, लेकिन जैसे भी हम 90% के अबो जाते हैं, 90% कैपेसिटी के अबो अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में 15% बढ़ती है। ओके, ये जो कॉस्ट है वो कितना बढ़ेगी, 15%। अगर 100% के लिए कॉस्ट जो है वो 15% बढ़ती है तो 15% किसमें बढ़ाना है हमें, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, तो ओरिजिनल कॉस्ट जो भी पर्टिकुलर लेवल के लिए हमें कॉस्ट दी है उसमें बढ़ाना है, उसमें इंक्रीज करना है। ओके, तो इसमें कितना 15% अगर हमें करना है तो 15% यहाँ आएगा 11,500। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है कुछ सीमित तक फिक्स्ड है और कुछ सीमित तक वो देन वेरिएबल होती है। तो 50%, 60%, 70% कैपेसिटी के लिए फिक्स थी। जैसे ही इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कॉस्ट इंक्रीज हुई। यहाँ पे फिर और वंस अगेन 2% के लिए या 20% कैपेसिटी तक, मतलब 80 और 90% कैपेसिटी तक सेम थी। जैसे ही 90% क्रॉस किया, 100% कैपेसिटी पे कंपनी ने काम किया, प्रोडक्शन किया, तो 15% इंक्रीज हुई कॉस्ट। ओके, तो ये इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कॉस्ट इंक्रीज हुई, वेरिएबल कॉस्ट है। प्रोडक्शन इंक्रीज है लेकिन कॉस्ट फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कॉस्ट हुई। तो ये जो वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ये क्या रहती है, कुछ सीमित तक वो फिक्स्ड रहती है, देन उसके बाद वो वेरिएबल हो जाती है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो उसे ही कहते हैं हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में अलग अलग कॉस्ट आती है। मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल का मेंटेनेंस प्रोडक्शन के लेवल पे उस पे वो डिपेंड करता है कि कुछ हद तक वो फिक्स रहेगी, देन वेरिएबल होगी, चेंज होगा उसमें। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, सेल्समैन सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये जो सारे एक्सपेंसेस वो किस में आएंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आएंगे। ओके, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा कि जो एक्सपेंसेस है वो कुछ सीमित तक फिक्स्ड है, उसके बाद कैपेसिटी अगर कंपनी की बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो वो एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो आई होप आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने आपको थोड़ा बताया है। फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे कैपेसिटी कितनी भी बढ़े कितनी भी घटे। वेरिएबल में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी, प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटता है तो कॉस्ट घटेगी। सेमी वेरिएबल में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक, पर्टिकुलर एक परसेंटेज तक
जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगी, देन उसके बाद चेंज होगी। अब कितनी चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, कितना क्या होगा, वो हमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाएगा। सिर्फ हमें ये समझना है कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होगी, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, ये हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो इसी के लिए आज ये जो बेसिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमने देखा है। अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके कुछ मिनट्स लूंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें एक कॉस्ट दी है कि जैसे सेल्समैन इनडायरेक्ट लेबर लेते हैं, ओके, तो ये जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो 20,000 है, ओके। अब इसमें हमें फिक्स्ड कॉस्ट अलग कैसे करनी है, वेरिएबल कॉस्ट अलग कैसे करनी है, ये हम देखना चाहते हैं। अगर इंक्रीज डिक्रीज के परसेंटेज आपको दिए हैं तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे कि फिक्स्ड कौन से लेवल तक फिक्स्ड रहेगी और कौन से लेवल पे कितनी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे ऐसे क्लियरली कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा अगर ऐसा नहीं बताया है, लेकिन हमें एक्सपेंसेस दिए हैं कि जो इनडायरेक्ट लेबर है उनके मंथली एक्सपेंसेस जो है, मंथली जो इनडायरेक्ट लेबर है वो है 20,000, ओके। देन हम लेते हैं कि यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स है, उसका प्रोडक्शन हम लेंगे। अगर प्रोडक्शन लेते हैं तो यूनिट्स का प्रोडक्शन, अगर जनवरी में 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है मान लेते हैं, और फरवरी में 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, ओके। देन इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अगर मान लेते हैं कि कॉस्ट इसकी जो है वो 400 होती है। 200 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कितनी लगती है 400, और 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन अगर कंपनी करती है तो कॉस्ट कितनी लगेगी, कितनी लगती है 500, फॉर एग्जाम्पल ले, ओके। तो हमें दिया हुआ है कि 200 यूनिट्स के लिए 400 कॉस्ट दी है, 300 प्रोडक्शन के लिए 300 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए 500 रुपीज कॉस्ट दी है। अब इसमें से हमें, अगर हम 400 रुपीज कॉस्ट लेते हैं तो इसमें से हमें ये जो सेमी वेरिएबल है इसमें से हमें अलग अलग करना है, फिक्स्ड कितनी है, वेरिएबल कितनी है, इसमें से भी फिक्स्ड कितनी है और वेरिएबल कितनी है, ये हमें डिवाइड करना। अब कैसे करेंगे, ये तो हमें इकट्ठा कॉस्ट दी है तो कैसे उसको अलग अलग करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट होने के बाद हमें जो टोटल कॉस्ट दी है वो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम घटाएंगे तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी, तो हमें वेरिएबल भी मिलेगी फिक्स्ड भी मिलेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन, ओके। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट अलग करना चाहते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि चेंज इन प्रोडक्शन देखिए कितना है, प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा, यूनिट्स देखिए, पहले जनवरी में 200 थे अभी 300 हुए, मतलब चेंज कितना हुआ है 100, ओके। कॉस्ट में भी देखिए यहाँ पे 400 कॉस्ट लगती थी 200 के लिए, अब 300 के लिए 500 लगती है, तो इसमें भी कितना चेंज हुआ है 100, ओके। अब योगायोग यहाँ पे जो चेंजेस है वो सेम आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इस फॉर्मूला से चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन। चेंज इन कॉस्ट कितना है, कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है 100, देन चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है 100, ओके। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी आएगी हमारी ₹1। 100 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है 1 रुपीज, ओके। अब 1 रुपी पर यूनिट आएगी, ओके, 1 रुपी पर यूनिट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट के लिए 1 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है जनवरी में, जनवरी का लेते हैं फिर फेब का लेते हैं,
जनवरी का प्रोडक्शन कितना है 200 यूनिट्स। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वेरिएबल कॉस्ट ₹1 इज इक्वल टू कितनी आएगी वेरिएबल कॉस्ट जनवरी में 200। ओके, फरवरी में कितना प्रोडक्शन है 300 का। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ₹1 इज इक्वल टू फरवरी में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ₹300। ओके, टोटल कॉस्ट हमारे पास है, वेरिएबल कॉस्ट हमें मिल गई है, तो अब हम इजीली फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट होगी टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब जनवरी का लेते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है जनवरी में 400, यहाँ पे 400 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 200। ओके, तो यहाँ पे जनवरी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी 200। ओके, इसी के साथ फरवरी का देखते हैं। ओके, फरवरी में देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है 500, तो यहाँ पे हमने लिए 500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 300 वेरिएबल कॉस्ट लेस की हमने, तो हमारे यहाँ पे जो तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी आएगी हमारी 200। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे देखिए प्रोडक्शन चेंज हुआ 200 से 300 हुआ, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई, बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट देखिए चेंजेस हुआ, यूनिट्स में चेंज हुआ, प्रोडक्शन में चेंज हुआ, 200 से लेकर 300 प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट देखिए फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है। मतलब आपको ये क्लियर अभी समझ में आया कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट ही है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ी है। प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो अगर हमें कंबाइन अगर एक्सपेंसेस कोई भी दिया जाता है तो उसमें से हम फिक्स्ड कितना लेस करेंगे, फिक्स्ड कितना अलग निकालेंगे, वेरिएबल कितना अलग निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन। देन उसके अकॉर्डिंग हमें वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो पर यूनिट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, तो यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है तो टोटल कॉस्ट हमारे पास है, ओके, जनवरी की फरवरी की, तो टोटल कॉस्ट में से अगर जो आई वो वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, अगर कोई कंबाइन एक्सपेंसेस आपको दिया है तो उसमें से फिक्स्ड अलग करना है, सेमी वेरिएबल अलग करना है। तो इस तरह से जब हम फ्लेक्सिबल बजट देखेंगे, फ्लेक्सिबल बजट का प्रोफार्मा देखेंगे, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। आपको फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों इजीली और अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ऐसा समझती हूँ। और जो हम फ्लेक्सिबल बजट शुरू करेंगे उसमें नया कुछ भी नहीं है, मतलब अलग ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, वो सेल्स पहले लेना है। देन तीनों टाइप्स के कॉस्ट हमें लेना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम लेंगे अलग अलग कैपेसिटी लेवल के लिए, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हम अलग अलग कैपेसिटी लेवल पे लेंगे। उसमें से फिक्स्ड वेरिएबल सेपरेट करके बताएंगे और ऐसे टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे कुल मिला के हमारी बनेगी टोटल कॉस्ट। ओके, अब सेल्स हमारे पास अगर गिवन है, ओके, देन टोटल कॉस्ट भी गिवन है, तो हम इसमें से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट शीट में पढ़ा है आपने, सेल्स में से अगर कॉस्ट हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो इस तरह से अगर सेल्स दिया हुआ है, सारी कॉस्ट दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस करेंगे और प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। आई होप ये जो सेकंड बेसिक लेक्चर है हमारे यूनिट नंबर 2 का आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से फ्लेक्सिबल बजट के प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्लेक्सिबल बजट के एक प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।